नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग आंसर्स। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में आईएएस की एग्जाम भी कहते हैं, जिसमें 2013 से लेकर वर्तमान तक के यूपीएससी मेंस में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तरों पर आधारित वीडियोस की एक श्रृंखला लेकर आई हूँ। इस श्रृंखला में हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए सभी प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को पूरा करने के पश्चात ही हम दूसरे नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो अब बिना किसी भी देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड 2013, 14 और 15 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल किया था। तो आज की वीडियो में हम 2016, 17 और 18 के PYQs को हल करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है, कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधियों पर प्रकाश डालिए। 200 शब्दों में इस आंसर को लिखना है हमें 12.5 अंकों के लिए। तो जैसे कि कल ही हमने सीखा था कि जब भी कोई बड़ा प्रश्न आता है तो उसे हमें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए, ताकि हमें प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ पाए और हम आंसर में सारे डायमेंशन को कवर कर ले। तो चलिए इस प्रश्न को भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट लेते हैं। तो देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि जो कई वर्षों से तीव्रता की वर्षा के कारण, मतलब जो वर्षा की तीव्रता है वो बहुत बढ़ गई है, इस कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी बाढ़ की बात की है। दूसरी बात उन्होंने कही है, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण हमें बताने हैं। और तीसरे पॉइंट में इन घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए वह बताना है। तो 3 डायमेंशन में लिखेंगे। इंट्रो में ये आ जाएगा शहरी बाढ़ वाला पॉइंट, और उसके बाद सेकेंड मेन पॉइंट रहेगा बॉडी में, कारण हमें इसके बताने हैं, और इसके बाद रहेगा तीसरा पॉइंट जिसमें हम इसके उपाय बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आंसर को। शहरी बाढ़ दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या है और यह प्राकृतिक विनाशकारी घटना है जो हर साल होती है, खासकर तटीय शहरों में। जैसे कि हम देखते हैं बाढ़ हर साल आती है, खासकर शहरों में आजकल इसकी अधिकता भी बढ़ी है, और जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर यह कुछ ज़्यादा ही आती है। तो देखते हैं आगे। शहरी बाढ़ की घटना की आवृत्ति प्रत्येक साल बढ़ रही है और इसके पीछे मुख्य कारण प्राकृतिक कम बल्कि मानव जनित अधिक है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि यह मानव जनित कारणों से अधिक आ रही है। तो आइए डिटेल में इसके कारणों को भी हम समझेंगे। देखिए, शहरी बाढ़ के कारण, यह हमारे प्रश्न का दूसरा डायमेंशन है, क्योंकि पहले इंट्रो में हमने बस शहरी बाढ़ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी है। तो देखते हैं कारणों को। शहरी क्षेत्र की बाढ़ के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक अनियोजित शहरीकरण है। यहाँ जल निकासी के लिए उचित नीति नहीं है। तो सबसे प्रमुख कारण क्या है भाई? तो अनियोजित शहरीकरण। शहरों का जो नियोजन है वो सही तरीके से नहीं है, और जल निकासी की जो प्रणाली है वह भी उतनी उन्नत अभी तक नहीं हो पाई है। उसके बाद अगला कारण है नालों में अपशिष्ट और अनियोजित निपटान। मानसून के मौसम में जल प्रवाह के लिए एक प्रमुख बाधा है। तो देखिए, जैसे हम देखते हैं कि नालों में मतलब अपशिष्ट इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि जिससे उसमें पानी का प्रवाह रुक जाता है, और कई बार जैसे प्लास्टिक वगैरह के कारण वह पूरी तरह से काम भी नहीं कर पाता। तो इस कारण जब भी ज़्यादा वर्षा होती तो वह पूरी तरह से भर जाता है और पानी का प्रवाह थम जाने के कारण भी आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाती है। और अनियोजित निपटान प्रणाली है, इसलिए भी मानसून के मौसम में बहुत दिक्कत आती है। अन्य कारण है जलवायु परिवर्तन। आप तो कहेंगे कि यह प्राकृतिक कारण ज़्यादा है, पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे जिम्मेदार कोई है तो वह मानव स्वयं है। ठीक है, तो देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र वर्षा, चक्रवात और दीर्घकालीन वर्षा बाढ़ के प्रमुख कारण हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि वर्षा की तीव्रता बढ़ रही है
और चक्रवातों की बारंबारता बढ़ रही है। चक्रवातों के कारण भी वर्षा जो है ज़्यादा होने लगी है आजकल। उसके बाद दीर्घकालीन वर्षा की अवधि भी बढ़ गई है। यह फिर इसलिए बाढ़ का एक प्रमुख कारण बन गया है। शहरीकरण के कारण शहर को कंक्रीट की जंगल में तब्दील कर दिया गया है। इस कारण जल ग्रहण क्षेत्र कम हो गया है। हम देख रहे हैं कि शहरीकरण बस बढ़ता जा रहा है और जो सीमेंट कंक्रीट का उपयोग है यह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सब जगह हम देख रहे हैं पक्की सड़कें बन रही है, इमारतों में भी सब जगह कंक्रीट का इस्तेमाल है। मिट्टी का उपयोग आजकल हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए क्या होता है कि जो जल ग्रहण क्षेत्र है, मिट्टी जो है जल को ग्रहित कर लेती है अपने अंदर और जिसका उपयोग हम हमेशा कर पाते हैं, पर किंतु यह जल ग्रहण क्षेत्र भी कम हो रहा है, पानी का रिसाव नहीं हो पा रहा है। इस कारण फिर बाढ़ जो है ज़्यादा आने लगी है। अन्य कारण है तीव्र शहरीकरण के कारण जल के प्राकृतिक बहाव में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो शहरों का जो दायरा है आजकल बढ़ते ही जा रहा है और इससे क्या होता है फिर जल का जो प्राकृतिक बहाव है उसमें बाधा उत्पन्न होती है और इस कारण भी फिर बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा बना रहता है। एक अन्य कारण है कि नदी के रास्ते में रुकावट, जिसके कारण पानी शहरी क्षेत्रों में चला जाता है। अगर नदी के रास्ते में रुकावट आती है तो नदी अपना मार्ग बदल लेती है और फिर वह कभी कभी शहरों में उसका पानी आ जाता है, जिस कारण अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो अभी तक हमने कारणों पर चर्चा कर ली। अब हम इसके तीसरे आयाम को कवर करने जा रहे हैं। शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। अभी हम उपायों की चर्चा करते हैं। देखिए, सघन वर्षा की स्थिति में जल निकासी के लिए एक उन्नत प्रणाली की नीति तैयार करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हमें कोई समस्या पूछी जा रही है तो उसी समस्या को जब हम बताएंगे और उसमें ही उसके उपाय हमें ढूंढने होते हैं। समस्या में ही उपाय छुपे होते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को समझ ले रहे हैं तो सॉल्यूशन आप ढूंढ ही लेंगे। तो जो हमने प्रॉब्लम बताया उसको ही अभी हम उपाय के तौर पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक अच्छी उन्नत प्रणाली की नीति अपनानी है। किसके लिए? तो जल निकासी के लिए। जब बहुत भारी वर्षा हो रही हो तो उस स्थिति में जल निकासी के लिए हमें एक अच्छा सा प्रबंध करना चाहिए। और उपाय हम क्या कर सकते हैं कि मानसून की शुरुआत से पहले सभी मौजूदा जल निकासी प्रणाली की उचित साफ सफाई और उनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। हम लोग आमतौर पर क्या देखते हैं कि मानसून के दौरान हम नालों की साफ सफाई करते हैं, जिस कारण अचानक से जब वर्षा आने लगती है तो फिर उसकी साफ सफाई भी रुक जाती है। तो हमें मानसून से पहले ही ये करना चाहिए कि हम सभी जल निकासी की अच्छे से साफ सफाई करें और उनका सर्वेक्षण कर ले, ताकि भारी वर्षा के दौरान कोई समस्या इस कारण तो भी ना उत्पन्न हो। अगला उपाय हो सकता है, किसी भी नए शहर को बसाने से पहले वहाँ जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं शहरों का दायरा जो है बढ़ रहा है, ठीक है। गांव धीरे धीरे थोड़े छोटे होने लगे हैं और शहर अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब भी अगर हम कोई नया शहर बसाने के बारे में सोच रहे हैं तो वह सबसे पहले हमें जल निकासी के बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता की भी बात करें तो इतने वर्षों पहले, इतनी पुरानी सभ्यता हो के भी उनकी जो जल निकासी थी उससे हमें सबक लेना चाहिए। अगले उपाय की बात करें तो शहरों में लोगों को वर्षा जल संग्रहण की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे कि जल निकासी तंत्र पर दबाव कम हो। देखिए, ये जो वर्षा जल संग्रहण है इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो नदियों में जो बाढ़ आ रही है वो भी थोड़ी सी उसकी तीव्रता कम होगी। साथ ही साथ गर्मी के दिनों में भी लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी रहेगा, ठीक है। तो और इससे मतलब वर्षा का जो प्रभाव है वो थोड़ा हम कम कर सकते हैं, ठीक। अगला उपाय है, भारी वर्षा की भविष्यवाणी करने की क्षमता को हमें मजबूत करना चाहिए। नागरिकों के बीच बेहतर जानकारी और जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे अपनी जान और माल की रक्षा कर सकें।
ठीक है। जागरूकता तो हर आपदा के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में लिखना ही है। जब नागरिक स्वतः जागरूक होंगे, वो स्वतः सजग होंगे, तो फिर समस्याएं अपने आप उसकी जो तीव्रता है वो अपने आप कम हो जाएगी। अगर आपको इसके लिए कोई डायग्राम बनाना हो तो आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये उपाय के लिए हमने डायग्राम बनाया है कि सबसे पहले हमें पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब भी बहुत ज़्यादा बाढ़ है तब हमें क्या करना है। उसके बाद आपातकालीन खोज व बचाव कार्य करना चाहिए, क्योंकि कई लोग बाढ़ में फंस जाते हैं तो उनको हमें ढूंढना होता है और बचाव करना होता है। साथ ही साथ घटना कमांड प्रणाली हमें बनानी चाहिए, समन्वय रखना चाहिए, आपातकालीन रसद हमें मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो पर लोगों को खाना पर्याप्त मिले, यह सबसे आवश्यक है। और आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया भी हमें बनानी चाहिए, क्योंकि और लोगों का पुनर्वास फिर करने के बारे में हमें आगे की प्रोसेस करनी चाहिए। तो हम निष्कर्ष लिख देते हैं कि उपर्युक्त सुधार कर शहरी बाढ़ की प्रभाविता को कम किया जा सकता है। तो आइए अभी हम आज के दूसरे प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है यूपीएससी में 2017 में पूछा गया। आइए पढ़ते हैं। दिसंबर 2004 को सुनामी भारत सहित 14 देशों में तबाही लाई थी। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों पर एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। एनडीएमए के दिशा निर्देशों 2010 के प्रकाश में इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यह लिखना है हमें 250 शब्दों में 15 अंकों के लिए। तो देखिए, इस प्रश्न का जो वेटेज है अभी के करंट पैटर्न के हिसाब से है। तो पहले देखिए, आप सभी को तो पता होगा कि 2004 में सुनामी आई थी, जिसका प्रभाव भारत और कई देशों में पड़ा था। तो इस बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे पहले इंट्रो में। उसके साथ क्या है कि सुनामी के लिए जिम्मेदार कारक हमें बताने हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन और अर्थव्यवस्था पर। देखिए, ये हमें कवर करना है। साथ ही साथ फिर एनडीएमए के जो भी दिशा निर्देश थे 2010 के, फिर वो हमें लिखना है कि जोखिम को कैसे कम करने में हम इसका उपयोग करेंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं यह क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर होगा, देखिए इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, फिर सुनामी के बारे में लिखेंगे 2004 वाले। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में 9 से 10 के बीच की तीव्रता वाला भूकंप आया, जो सुनामी की लहरों का कारण बना। सुनामी के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक, हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है उत्तर लिखते वक्त। जो भी प्रश्न में पूछा गया है सीधे सीधे बस उससे एक्सप्लेन करते चलना होता है। तो अभी कारक हम देखते हैं। 1, समुद्र के नीचे भूस्खलन, 2, ज्वालामुखी विस्फोट और 3, भूकंप आदि। तो ये जो 2004 में सुनामी आया था, इसका मुख्य कारण क्या था, हमने अभी देखा था कि भूकंप के कारण यह आया था, 9 से 10 की तीव्रता वाले भूकंप के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर मामलों में सुनामी समुद्र तल पर बड़े भूकंप के कारण आती है। प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण जब चट्टान के फलक में हलचल होती है तो पानी की गति बढ़ जाती है। इससे लहरें उत्पन्न स्रोत से दूर चली जाती है और पानी का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है और इस प्रकार विशाल लहरें पैदा होती है। 26 दिसंबर 2004 को, यहाँ अगर आपको डेट याद ना भी रहे तो इससे कोई समस्या नहीं है, खाली दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी इतना हमें याद होना चाहिए। तो दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी का कारण भारतीय प्लेट तथा बर्मी प्लेट यानी जो म्यांमार वगैरह का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं, बर्मी प्लेट का टकराव था। अभी हमने इसमें दोनों डायमेंशन कवर कर लिए, जो उन्होंने इस 2004 की सुनामी के बारे में कहा था और उसके कारक हमने बता दिए। तो अभी हमें प्रभाव भी देखना चाहिए। तो इसका जीवन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वह हम देखते हैं। 2004 के सुनामी ने भारत सहित 14 देशों में जीवन और वहाँ की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए
और 14 देशों में लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। सुनामी ने बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और लगभग 15 अरब डॉलर की संपत्ति तहस नहस हो गई। तो हम देख सकते हैं कि 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। इससे पीड़ादायक बात क्या हो सकती है। 2 लाख से अधिक लोग मर गए, इसके बाद 50 लाख के करीब लोगों को अपने घर से हाथ धोना पड़ा। 15 अरब डॉलर की संपत्ति पूरी तरह से तहस नहस हो गई। वहाँ का सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। भारत में अगर देखें तो अंडमान निकोबार जो है वहाँ पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिला था। इसने तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र के साथ वनस्पतियों और जीव जंतुओं को प्रभावित किया। हिंद महासागर के भूभौतिकी पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ठीक, तो अभी हमने देख लिया, कारण देखे, इसका प्रभाव देखा। अब इससे निपटा कैसे जाए वो हम देखते हैं। इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए एनडीएमए ने वर्ष 2010 में निम्नलिखित दिशा निर्देशों की सिफारिश की है। तो आइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो कि हमें उत्तर में नहीं लिखना है। एनडीएमए क्या है यह हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एनडीएमए क्या है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक शीर्ष निकाय है भारत में। इसकी स्थापना हुई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से, मतलब जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसके द्वारा एनडीएमए की स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं और यह 3 स्तरों में कार्य करता है। एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और फिर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, तो एनडीएमए ने आपदा को 2 रूपों में बांटा है, एक प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में आते हैं चक्रवात, सुनामी, ग्रीष्म लहरें, भूस्खलन, शहरी बाढ़, फिर बाढ़, भूकंप। और मानव निर्मित में है रासायनिक, नाभिकीय और जैविक। तो देखिए, जब भी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किस प्रकार के आपको डिज़ास्टर पढ़ना है, जब भी आपको ये कन्फ्यूजन हो तो आपको आपके थ्योरी में इन सारे डायमेंशंस को कवर करना है। तो ठीक है, चलिए वापस लौटते हैं हमारे उत्तर की ओर। हमें इसमें बताना है कि एनडीएमए की सिफारिशें क्या क्या थी इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए। ठीक, बचाव कार्यों के दौरान प्रशिक्षित और कुशल टीमों की उपलब्धता होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सुनामी की चेतावनी के लिए भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWC की स्थापना INCOIS यानी ESSO INCOIS हैदराबाद में की गई है। यह केंद्र भारतीय समुद्री तटों में होने वाली किसी भी हलचल की जानकारी देता है। ये जो INCOIS है, इसकी स्थापना 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक स्वायत्त निकाय है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, यह रियल टाइम भूकंपीय निगरानी नेटवर्क के कार्यान्वयन को पूरा करेगा और इनकॉइस को भूकंप की उन घटनाओं की जानकारी देगा जो सुनामी उत्पन्न करने में सक्षम है। इस प्रश्न में भी मतलब इस उत्तर में भी मैंने डायरेक्ट जो एनडीएमए है उनके दिशा निर्देश को एज इट इज़ लिया है। जल सर्वेक्षण विभाग जो भारतीय नौसेना के अंतर्गत कार्यरत है, भविष्य में सुनामी के बाद बचाव कार्य करेगा। सुनामी जोखिम प्रबंधन केंद्रों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए। सुनामी संभावना वाले क्षेत्रों में DDMA जो हमने अभी पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपदा रोधी घरों की डिज़ाइन तैयार करें। भूमि उपयोग की कुशल प्रथाओं, वृक्षारोपण, समुदायों की भागीदारी से मैंग्रोव के वनों का उत्थान आदि की सिफारिश की है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो समुद्री तट है वहाँ पर जो मैंग्रोव वन होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, उनकी जो इस तरह से वो बने होते हैं और एक तरह से दीवार की तरह वो कार्य करते। जब भी सुनामी की लहरें आती है तो उसको वो शांत कर देते हैं, जिससे तटीय जो क्षेत्र है उसकी रक्षा हो पाती है। कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। ESSO यानी अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, INCOIS यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। आप चाहे तो इसके बारे में थोड़ा गूगल कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आइए अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप 2015 से 2030 हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रारूप ह्योगो कार्रवाई प्रारूप 2005 से किस प्रकार भिन्न है? 250 शब्दों में इस उत्तर को लिखना है 15 अंकों के। प्रश्न की डायमेंशन को थोड़ा देख लेते हैं। तो आइए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसे इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो ज़्यादा आसान होगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके लिए जो सेंडाई फ्रेमवर्क था 2015-2030 के लिए, उसे भारत ने साइन करने से पहले और बाद की जो स्थिति थी और उसमें जो उपाय किए गए वह हमें बताने हैं। और ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वह ह्योगो फ्रेमवर्क से किस तरह से भिन्न है, हमें यह बताना है। उत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्योगो प्रारूप के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, UNDRR यानी यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, यह यूनाइटेड नेशन द्वारा 1999 में आपदा न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। UNDRR का सबसे पहले नाम हुआ करता था यूनाइटेड नेशन ISDR यानी इंटरनेशनल कुछ, तो इसका आप थोड़ा सा फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, मैं इमीडिएटली इसे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद जो सेंडाई प्रारूप है, सेंडाई प्रारूप 2015 में जापान के सेंडाई में आयोजित यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में अपनाया गया था और यह 2015 से 2030 की कालावधि तक लागू रहेगा। तो जो देखिए, UNDRR जो है, इसके ही द्वारा अलग अलग कॉन्फ्रेंस होते हैं वैश्विक स्तर पर, तो उसमें हम कुछ कुछ प्रारूप को अपनाते हैं। तो सेंडाई से पहले था ह्योगो प्रारूप, यह 2005 में जापान के ह्योगो में आयोजित कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया था। 2005 से 15 के लिए यह इसका टाइमलाइन था। तो यह ख़त्म हो चुका है। तो अब इस हाल ही में वर्तमान में क्या चल रहा है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, तो सेंडाई प्रारूप हमें याद रखना है और यह 2030 तक लागू रहेगा। तो आइए अभी हम उत्तर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, तो इसके लिए भारत की स्थिति थोड़ी सी बता देते हैं इंट्रो में। भारत की लगभग 57% भूमि भूकंप, 28% सूखा और 15% बाढ़ की चपेट में आती है। तो देख सकते हैं कि भारत की कितनी संवेदनशील स्थिति है डिज़ास्टर रिस्क के बारे में। प्रतिवर्ष लाखों भारतीय लोग प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित एवं गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक, हमने इंट्रो दे दिया कि हमारी स्थिति क्या है। तो सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप में शामिल होने से पूर्व की हमें स्थिति बतानी है। जैसे कि हमने प्रश्न में देखा था कि सेंडाई को अपनाने से पहले की और बाद के उपाय हमें दोनों भी बताने हैं। तो पहले वाले स्थिति को हम अभी शामिल करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति के मार्गदर्शक बल था। NDMA अधिनियम का उद्देश्य, NDMA यानी यही जो अभी मैंने बताया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, NDMA अधिनियम का उद्देश्य भारत की आपदा को नम्य बनाना तथा जीवन व संपत्ति के नुकसान को कम करना, जान और माल की हानि को कम से कम करना, यह था। मतलब पहले हमारे पास क्या था कि यह एक्ट था, इसके कुछ मार्गदर्शक बल थे और यह मुख्यतः काम करता था कि जो जान और माल की हानि को कम से कम करने की कोशिश करता था। तो यह पहले की स्थिति थी भाई। तो अभी सेंडाई फ्रेमवर्क पे हमने हस्ताक्षर कर लिए हैं, तो अब क्या स्थिति है? तो आइए समझते हैं सेंडाई प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के बाद की स्थिति। भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की, जो काफ़ी हद तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई प्रारूप पर आधारित है। योजना में एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण है जो न केवल आपदा प्रबंधन के लिए बल्कि विकास योजना के लिए भी फायदेमंद होगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने सेंडाई प्रारूप को पूरी तरह हासिल करने के लिए अपना रोड मैप पर एक व्यापक राष्ट्रीय योजना तैयार की है।
साथ ही 2020 तक एक अल्पकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किया था। ठीक है, अभी हमने दोनों पॉइंट कवर कर लिए कि जो सेंडाई प्रारूप है उसके पहले की और बाद की भारत में स्थिति क्या है। अभी हम ह्योगो और सेंडाई के बीच डिफरेंस को समझेंगे। कार्रवाई हेतु ह्योगो तथा डीआरआर हेतु सेंडाई प्रारूप के बीच अंतर। ठीक, अभी अंतर समझते हैं। कार्रवाई हेतु ह्योगो प्रारूप 2005-2015 पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सहमति व्यक्त की गई थी। यह सम्मेलन 2005 में कोबे में हुआ था। ह्योगो प्रारूप शासन एवं जोखिम पहचान को प्राथमिकता देता है। जो कोबे है वह जापान में ही है, ह्योगो में। ठीक है, हालांकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप 2015-2030 पर हस्ताक्षर ह्योगो प्रारूप से सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मतलब जो भी कमियां रह गई थी ह्योगो प्रारूप के वक्त, उसके बाद जो भी हमने परेशानियां देखी तो उससे कुछ सबक लिया और तब जाके सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया। तो सेंडाई प्रारूप नियोजित रणनीति के संदर्भ में ह्योगो प्रारूप से भिन्न है। आइए समझते हैं। प्रथम बार लक्ष्यों को गतिविधियों तथा कार्यों के समूह पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर परिणाम आधारित लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। तो पहले हम किस पर ध्यान ज़्यादा दे रहे थे भाई, कि जो गतिविधियां हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और कार्यों के समूहों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, पर अभी हम परिणाम आधारित लक्ष्यों के रूप में इसको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यह सरकारों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र में रखता है। मतलब सरकारों को, यानी विभिन्न देशों के सरकारों की यह बात हो रही है जो कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के केंद्र में है। यहाँ पहले आपदा प्रबंधन प्रणाली पर जोर दिया जाता था, किंतु अब इस रणनीति में परिवर्तन है। पहले हम किस पे जोर देते थे? आपदा प्रबंधन प्रणाली पर अब किस पे दे रहे हैं, आइए देखते हैं। अब जोखिम को संचालित करने वाले घटकों को केंद्र बिंदु के रूप में रखकर आपदा जोखिम प्रबंधन को क्रियान्वित किया जाता है। पहले हम ध्यान देते थे आपदा प्रबंधन प्रणाली पर, अभी जोखिम को संचालित करने वाले घटकों पर ध्यान देते हैं। अब पर्यावरणीय पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब एक निष्कर्ष लिख लेते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को पहले की तुलना में नीतिगत दृष्टिकोण से देखा जाता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहित कई क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यह प्रश्न का आंसर भी यहाँ पर समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने फिर से 3 प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको समझ में आ गया हो, पर आपको मैं बता दूँ कि यह सिर्फ एक मॉडल आंसर है। आप इससे भी बेहतर आंसर लिख सकते हैं। अगर कुछ खामियां इस आंसर में रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि बच्चे अपने आंसर को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, अच्छे से हर कंसेप्ट को समझिए। एक बार आप थ्योरी कर लेंगे कवर, तो उसके बाद करंट पढ़ते रहना है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसी तरह से आंसर राइटिंग भी हमें करती रहनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गुड बाय।